एपिसोड 7। अभी तक आप सभी ने पिछले भाग में देख चुके हैं कि कैसे मेघना रुद्र को जंगल से ढूंढकर किसी भी तरह हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और फिर काजल को कॉल कर उसे हॉस्पिटल बुलाती है। जब काजल रुक्मणी के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें पता लगा कि रुद्र का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी एडमिट है। ये बात सुनते ही रुक्मणी को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा और वो बेहोश हो जमीन पर गिर गई। लेकिन मेघना ने जल्दी से उन्हें उठाया और डॉक्टर को बुला उन्हें देखने के लिए बोली। तब डॉक्टर ने रुक्मणी को एक अलग वार्ड में एडमिट कर लिया, चूंकि वो सिर्फ झटके की वजह से बेहोश हुई थी। पर फिर भी मेघना इससे और ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी एक नर्स बाहर आते हुए बोली कि रुद्र को B+ ब्लड चाहनी पड़ेगी, लेकिन अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तब झट से मेघना ने बोला कि उसका खून भी B+ ही है और जल्दी से वो अपना खुद देने चली गई। अब देखना यह है कि क्या मेघना की बेस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना रुद्र को ठीक कर पाएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेघना नर्स के हाथ से फल वाली प्लेट ले तो लेती है, पर उससे वो खाया नहीं जाता है और वो इस प्लेट को वहीं पर बगल के टेबल पर रख हॉस्पिटल से जल्दी में निकल जाती है। पीछे से उसे नर्स आवाज देती रहती है, पर उससे मेघना नहीं रुकती है। मेघना सीधे भागते हुए वहीं पर हॉस्पिटल के बगल में एक भोलेनाथ की मंदिर थी वहीं पर पहुंच गई और जाकर मंदिर के बाहर खड़े होकर उन सीढ़ियों को देखने लगी जो काफी दूर तक बनी हुई थी। अभी वो उन सीढ़ियों को देख ही रही थी कि तभी कहीं से एक बाबा वहां पर आ पहुंचे और मेघना को देखकर बोले, क्या हुआ बच्ची, क्या तुम्हें कुछ मांगना है भगवान से? बाबा को देखकर रोते हुए आंखों से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, बाबा आज मुझे भगवान से अपने पति के लंबी उम्र का वरदान चाहिए। आज उनके प्राण इन्हें लौटना ही पड़ेगा। बेटा तुम इन सीढ़ियों को जो देख रही हो ना, इस पर घुटनों के बल चढ़ते हुए भोलेनाथ के दरबार में जाओ और उनको अपनी मुरादें बताओ। भोलेनाथ तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। जिसको भी भोलेनाथ से अपनी इच्छा का वरदान चाहिए होता है, वो सभी इन सीढ़ियों को घुटनों के बल से पूरा चढ़ते हैं। अगर बाबा ये करने से भोलेनाथ मेरे पति को ठीक कर देंगे तो मैं जरूर ये करूंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए खुद तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बम बम भोले। ये बोलते हुए वहां पर से चले गए। मेघना वहीं पर खड़ी उस मंदिर के ओर निहारते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैं ये जरूर करूंगी ताकि आप मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दे। बोलकर वहीं साइड में फूलों और पूजे की सामान के दुकान में चली गई और जाकर वहां से एक पूजा का थाल ले उस सीढ़ी की ओर आ गया और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर एक एक सीढ़ी चढ़ने लगी। वो सीढ़ी चढ़ तो रही थी, पर एक एक सीढ़ी चढ़ने में उसको काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सीढ़ी पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकर और कहीं कहीं तो पत्थर भी पड़े हुए थे और वो मेघना के घुटनों को चुभते थे, जिससे उसके घुटनों पर कुछ जख्म भी हो गए थे जिससे खून बह निकले थे। पर मेघना अपनी तकलीफों के वजह से रुकी नहीं बल्कि भोलेनाथ का नाम ले लेकर आगे बढ़ती रही। इधर रुक्मणी को कुछ देर के बाद होश आया तो सामने काजल को देखते ही बेड पर से हड़बड़ा कर उठ बोली, मेरे बेटे अब रुद्र कैसे है? काजल हमें बताइए रुद्र अब कैसे है? डॉक्टर ने क्या बोला? रुक्मणी को संभालते हुए बोली, आंटी आप पहले खुद को संभालिए। डॉक्टर रुद्र को देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब तो डॉक्टर ने उसे खून भी चढ़ा दिया है। बहुत जल्दी ही रुद्र बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक आपको हिम्मत बनाकर रखनी पड़ेगी। काजल की बात को सुनकर रुक्मणी जी का थोड़ा तो मन शांत हुआ, पर फिर भी अभी तक वो परेशान ही है कि रुद्र कब होश में आएगा। और तभी वो बोली, काजल बेटा वो लड़की कहाँ पर है? यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं आंटी, होगी कहीं सोए, उसे को फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए नाटक करती रहती है। आप यहाँ पर बेहोश पड़ी थी, उससे बिल्कुल भी आपका कोई दुख नहीं था। वो तो आपके सामने रुद्र की पत्नी बनने का दिखावा करती रहती है। लेकिन फिर भी काजल बेटा आज उसी की वजह से हमारा बेटा सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाया है और इसके लिए हम उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अच्छा अभी ये सब छोड़िए, आप हमें जल्दी से रुद्र जहां पर है उसके बाहर तक लेकर चलिए। हमें उन्हें बाहर से ही देखना है, जब तक एक बार अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक इन मन को चैन नहीं मिलेगा। ठीक है आंटी, मैं आपको ले चलती हूँ। बोलकर रुक्मणी के बाह को पकड़ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। इधर मेघना अपनी सच्ची लगन से रुद्र की खातिर उन सभी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर मंदिर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे काफी दर्द हो रही थी घुटनों में, उन चोट की वजह से। लेकिन फिर भी वो पंडित जी की तरफ देखते हुए उन्हें आवाज देते हुए बोली, पंडित जी। पंडित जी मेघना को इस हालत में देख थोड़ा तेजी से अपने कदम को बढ़ा उसके पास आते हुए बोले, बेटा आप कौन हो? और आपके घुटनों से तो काफी खून बह रहे हैं। रुकिए मैं किसी को आपकी मदद के लिए बुलाता हूँ। नहीं पंडित जी मैं ठीक हूँ, मेघना कराहते हुए बोली, आप मेरा एक काम कर दीजिए,
ये पूजा की थाल आप मेरे पति के नाम से भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दीजिए। आज उनको मेरी पुकार सुननी ही होगी। बेटा, आप जब इतनी दूर तक घुटनों के बल से चढ़ कर आए हैं, तो मैं आपको भोलेनाथ की चरणों तक ले जाता हूँ। आप खुद उनके सामने अपनी पूजा की थाली रखिए, वो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ठीक है पंडित जी। मेघना भोलेनाथ की चरणों में पहुंचकर अपनी थाल को वहां पर रखते हुए खुद उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, है भोलेनाथ, आज तक मैंने आपसे कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, पर आज मैं आपसे रुद्र जी की रक्षा के लिए मांगने आई हूँ। आप उन्हें ठीक कर दीजिए। मुझे बस इतनी आशीर्वाद दे दीजिए भगवान जी, भले ही हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो, पर फिर भी वो मेरे पति है और ये बात ना तो मैं और ना कोई और झूठला सकता है। ये बोलकर वो वहीं बेहोश हो गई। उसे बेहोश होते देख वहीं पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे वहां से उठा, मंदिर के एक पाया से लगाकर बिठाया और उसको भगवान के पास रखी जल का लोटा ले उसके मुंह पर हल्के हल्के से छींटे दिए, जिससे उसे होश आ गया। तभी पंडित जी बोले, बेटा अब आप ठीक हो? इस पर मेघना भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, जी पंडित जी, मैं अब ठीक हूँ। और तब पंडित जी उसे एक प्रसाद का कटोरी देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, तब तक तुम भगवान का प्रसाद खा लो और ये भस्म ले जाकर अपने पति के माथे पर लगा देना। देखन भोलेनाथ उसे बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे और सब बढ़िया हो जाएगा। आपने इतनी निष्ठा के साथ ये पूजा की है, आपकी भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। मेघना भी पंडित जी के हाथों से प्रसाद तो ले लेती है, पर वो इसे खाती नहीं है, बल्कि अपने पास रख लेती और मन ही मन बोलती है, मुझे माफ कीजिएगा भोलेनाथ, जब तक रुद्र जी को होश नहीं आ जाता है तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इसीलिए मैंने आपके प्रसाद को भी अपने पास रख लिया है। मेघना मंदिर से किसी भी तरह हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। चोट की वजह से वो थोड़ी नंगड़ा नंगड़ा कर चल रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानी और मन में रुद्र जी के पास पहुंचने के बारे में सोच सोच चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गई और जहां और रुक्मणी और काजल बैठी हुई थी वहां पर जाकर बोली, माँ जी, अब रुद्र जी की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? मेघना के बात पर रुक्मणी जी अभी कुछ बोल पाती, तभी काजल उसे ताने मारते हुए बोल पड़ी, अच्छा तो तुम्हें अब याद आ गया कि रुद्र जी हॉस्पिटल में है। वाह, तुम तो एक नंबर की दिखावेबाज निकली। जब तुमने देखा कि आंटी भी बेहोश हो गई है तो झट से यहाँ से गायब हो गई, और अब जब इन्हें होश आ गया तो फिर से आंटी के सामने दिखावा करने चले आए। वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है। ये बोलकर काजल अपना मुंह बनाने लगी। मेघना काजल की बात को सुन उसकी ओर कोई जवाब नहीं देते हुए रुक्मणी की तरफ देखकर बोली, माँ जी, मैं यहीं पास में भोलेनाथ की एक मंदिर है वहीं पर गई थी रुद्र जी की सलामती का पूजा करने के लिए, और मैं उनके लिए ये भस्म भी लाई हूँ। ये मैं उनके माथे पर लगा कर आती हूँ, देखिएगा वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ हम सबकी जरूर सुनेंगे, बोल रुद्र के वार्ड के तरफ जाने लगी। लेकिन तभी काजल उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ए मिडिल क्लास वाली, तुम क्या पागल वागल हो क्या? ये सब ढकोसला तुम अपने पास ही रखो। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो रुद्र को ठीक कर देंगे, तो तुम अपना ये दवाई खुद के पास ही रखो। ये सब गांव में ही जाकर देना दूसरों को, समझी? काजल को मेघना को रोकते हुए देखकर रुक्मणी जी उसका हाथ पकड़ बोली, काजल आप इसे छोड़ दीजिए, और ये आप कैसी बात कर रही है? ये तो अच्छी बात है ना कि भोलेनाथ की कृपा हमारे बेटे रुद्र पर होगी, और इस भस्म के लगाने में दिक्कत ही क्या है? आप इसे जाने दीजिए, तुम जाओ। ये बोल काजल के हाथ से मेघना के हाथ को छुड़ा दी। रुक्मणी की ये बात सुनकर काजल बिल्कुल हैरान हो गई और अपने मन में ढेरों गुस्से और नाराजगी को रोके मन ही मन बोली, ये आंटी को क्या हो गया? इन्होंने इस मिडिल क्लास लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करी। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। बस एक बार उसे होश आने दो, फिर मैं इस लड़की को उसकी औकात बताती हूँ। सोच उसका हाथ छोड़ दी और अपने पैर को पटकते हुए वहां से दूसरी तरफ चली गई। रुक्मणी जी वहीं पर खड़ी मन ही मन बोली, मैंने इस लड़की के साथ ना जाने कितनी रूडली बिहेव किए है, और यहाँ तक कि इसे घर में भी टॉर्चर करती रही, पर इस लड़की ने रुद्र की सलामती के लिए खुद को इतनी चोटिल कर लिए। वो मंदिर में तो कोई अपनी मुराद के लिए घुटनों के बल पूरी सीढ़ी चढ़ता है, तो इसने रुद्र के लिए ये किया। कहीं भोलेनाथ की तो यही मर्जी नहीं है? पर जो भी है, मुझे इस लड़की से के बार माफी मांगनी ही चाहिए। मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही बेरुखी के साथ पेश आई हूँ, पर एक बार रुद्र ठीक हो जाए फिर उसके बाद बात करती हूँ इससे, बोलकर वही रुद्र के वार्ड के बाहर खड़ी शीशे से उसे निहारने लगी। और मेघना रुद्र के पास पहुंचकर जल्दी से अपने हाथ से वो भस्म एक चुटकी लेकर रुद्र के माथे पर लगाती हुई बोली, रुद्र जी आप देखिएगा, आप अब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब आपको भोलेनाथ की आशीर्वाद मिल गई है। वो पंडित जी ने मुझे बताया था कि जो कोई भी भोलेनाथ से सच्चे दिल से कोई मन्नत मांगता है, तो भोलेनाथ उसे कभी निराश नहीं करते हैं।
और मैंने भी सच्चे दिल से आपके जल्दी ठीक होने की मन्नत मांगी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर हल्के हाथों से उसके बालों पर अपने हाथ फेर दी और रुद्र को अपनी आंखों से निहारने लगी। मन ही मन बोली, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा आपके साथ इतना जुड़ाव क्यों बन सा गया है, जबकि हमें मिले अभी कुछ ही वक्त हुए हैं। पर मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो खुशी खुशी करूंगी, भले ही मैं आपसे दूर ही क्यों ना रहूं, पर मेरे दिल से आपके लिए हमेशा खुश रहने की दुआ ही आएगी। बोल वहां से निकल गई और जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ गई। मेघना ने जो कुछ भी अंदर कहा और बोला, वो सब रुक्मणी जी बाहर खड़े देख रही थी और मन में इस लड़की को लेकर जो कुछ भी करवाहट थी वो अब खत्म हो गई थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मेघना ही उसके रुद्र के लिए सही जीवन साथी है। और ये सोचते उसे जरा भी देरी नहीं लगी, क्योंकि काजल और उसके बीच की सोच ने रुक्मणी को बहुत जल्दी ये बात समझा दिया कि रुद्र से कौन प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावा। अभी वो बाहर खड़ी वो सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रुद्र की हरकत का अनुभव हुआ और जैसे ही वो पलट कर देखी तो रुद्र को होश आते देख खुशी से मेघना का पास जाकर बोली, रुद्र को होश आ रहा है। फिर डॉक्टर को जोर जोर बुलाने लगी, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए रुद्र को होश आ रहा है। रुक्मणी जी के बुलाने पर जल्दी से डॉक्टर दौड़ते हुए रुद्र के वार्ड में आए और नर्स को सारी चीज एक बार चेक करने के लिए बोला। नर्स भी रुद्र की बीपी और भी सारी हेल्थ रिलेटेड चीजें चेक कर बोली, डॉक्टर इनकी तो सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो गई है और ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। नर्स की ये बात सुनकर रुक्मणी और मेघना दोनों खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी डॉक्टर ने थोड़ा अचरज भरी आवाज में रुक्मणी की तरफ देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल ही सरप्राइज हूँ कि ये कैसे हुआ। इतना चोटिल होने के बावजूद भी इनकी सारी चीजें एकदम से ठीक चल रही है, ये सच में मिरेकल ही है। डॉक्टर के बात पर रुक्मणी झट बोल पड़ी, जी डॉक्टर, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है तब भगवान ही चमत्कार करते हैं और ये बात बिल्कुल सच है और ये सब इस लड़की की वजह से ही हुआ है। इसके लिए मैं इसका जितना भी शुक्रिया करूँ वो भी कम ही होगा। इसी बीच रुद्र धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए रुक्मणी के तरफ देखते हुए कहता है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। इस पर रुक्मणी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो प्यार से रुद्र के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझे पता है बेटा कि आपको अपनी माँ की बहुत चिंता रहती है, पर इस वक्त आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर हम रुद्र को कब तक घर ले जा सकते हैं। रुद्र को जब होश आ जाता है तब रुक्मणी बहुत खुश हो जाती है और रुद्र के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है कि आज आप बिल्कुल ठीक है, तो बस इस लड़की के वजह से आज इसने आपको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है, आपको जंगल से ढूंढ कर भी यही हॉस्पिटल लाई थी, इसके लिए हम जितना भी इसका धन्यवाद करें वो कम ही होगा। रुक्मणी जी की बात सुनकर मेघना के आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन फिर वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी, जब मैं मुसीबत में थी तब रुद्र जी ने बिना कुछ भी सोचे मेरी मदद करी थी, तो क्या आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेती। रुक्मणी की बात सुनकर रुद्र मेघना के तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम्हें जंगल में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं वहीं पर मिलूंगा। पता नहीं रुद्र जी, पर मेरा मन मुझे बोल रहा था कि आप वहीं पर मिलोगे मुझे, और मैं अपने मन की सुन वहां पर चली गई। अच्छा अभी आप बोलिए मत, डॉक्टर ने आपको बात करने से मना किया है। माँ जी आप तब तक यहीं पर बैठिए, मैं रुद्र जी के लिए कुछ फल काट कर ले आती हूँ, फिर इन्हें दवाई भी तो लेनी है। ये बोलकर मेघना वहां से चली गई। तभी रुक्मणी जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, आप सही थे रुद्र, ये लड़की बुरी नहीं है। आज जब आपको हम खो ही दिए थे तब इस लड़की की हिम्मत और सूझबूझ देख हमें खुद पर ही शर्म आती है कि हमने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी ये आपको मौत के मुंह से खींच कर ले आए। रुद्र रुक्मणी जी के मुंह से मेघना के लिए इतना तारीफ सुनकर मन ही मन खुश होते हुए बोला, आज मुझे माँ के मुंह से मेघना के बारे में इतना अच्छा सुनकर खुशी क्यों हो रही है। शायद आज तक माँ ने उसे सिर्फ बुरा ही बोला है ना, यही वजह है कि पर मेघना मुझे बचाने के लिए इतना खतरा कैसे मोल ले सकती है, जबकि हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता भी नहीं है। फिर भी अगर उसे जंगल में कुछ हो जाता तो ये लड़की भी ना बिल्कुल ही अक्ल से पैदल है, इससे तो मैं घर जाकर बात करूंगा। अभी रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी काजल अंदर आते हुए बोली, रुद्र तुम्हें होश आ गया, तुम जानते हो तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर ठीक हो जाओगे। काजल की फॉर्मेलिटी वाली बात सुनकर ना तो रुद्र को और ना ही रुक्मणी को ऐसा लगा कि सच में रुद्र के एक्सीडेंट से इसे दुख हुआ था। क्या मजा से चेहरे पर चमक थे, और तो और टाइम टाइम पर खाना भी खा ही लेती थी। लेकिन फिर रुद्र बोला,
तुम्हारा प्यार मुझे भला कैसे कुछ होने दे सकता था। मुझे तो ठीक होना ही था, वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे रुद्र को कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करी थी, और उन्होंने मेरी बात सुन ली। रुक्मणी जी काजल की बात सुनन कर मन ही मन बोली, आज तक मैं बहुत गलत थी। इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे रुद्र के जीवन में इस लड़की को नहीं आने दिया, और उसकी जगह और एक सुलझी और समझदार लड़की मेघना को भेज दिया। ये तो सिर्फ बातें ही कर सकती है और कुछ भी नहीं। और एक वो है जो कल से एक बूंद बिना पानी पिए उतना कुछ कर रही है। असल मायनों में भी वही रुद्र की पत्नी कहलाने के लायक है। ये तो सिर्फ हवा में ही रहती है। अब मैं हमारे रुद्र और उस लड़की को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि इन दोनों का ये रिश्ता बिल्कुल सही है। बस इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। रुक्मणी जी को किसी सोच में डूबे देख काजल झट से बोली, अरे आंटी जी आप क्या सोचने लग गई? अब रुद्र बिल्कुल ठीक है और आप भी अब ये सारी चिंता छोड़कर खुश हो जाइए। अब रुद्र को मैं बहुत जल्दी ही पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी, बस एक बार डॉक्टर इसे डिस्चार्ज कर दे। काजल की बात सुनकर रुक्मिणी जी मन में तो कुछ और ही बोली, पर मुंह पर बोली, हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गई थी। पर अब मैं अपने रुद्र के साथ और लापरवाही नहीं करूंगी, और रुद्र आपको भी अब से खुद गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझें? ओके माँ, अब आप अपने चेहरे पर से ये परेशानी वाली हटा दीजिए। अब मैं ठीक हूँ। अच्छा माँ पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं? रुद्र के सवाल का अभी रुक्मणी कुछ जवाब देती, उससे पहले ही मेघना कमरे के अंदर आते हुए बोली, पापा को आपके एक्सीडेंट की खबर नहीं है, और न ही उन्हें हम में से किसी ने बताया है। दरअसल वो कुछ काम से शहर से बाहर गए हैं, ऊपर से वो बीपी के मरीज है। अगर उन्हें ये बात पता चलती तो शायद उनकी तबीयत खराब हो जाती, और उनके पास कोई देखने के लिए भी नहीं है। वैसे पापा कला ही रहे हैं। मेघना की बात पर रुक्मणी जी ने भी हामी भरते हुए बोली, हाँ बेटा ये बिल्कुल सही बोल रही है। मेघना फल का प्लेट लेकर अभी रुद्र के पास आने ही वाली थी खिलाने के लिए कि तभी काजल उठकर उसके पास गई और उसके हाथ से प्लेट लेकर बोली, अच्छा किया जो तुमने ये फल काट कर ले आए। अभी मैं सोच ही रही थी रुद्र को थोड़ा कुछ खिलाने का। चलो रुद्र अभी तुम थोड़ा सा फल खा लो, अब तुम्हें बिल्कुल ठीक करने का जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। मेघना काजल को ऐसे अपने हाथ से प्लेट लेते देख मन ही मन बहुत दुखी हो गई, और उसे याद आ गया कि काजल ही रुद्र की असली मायने में पत्नी है। क्योंकि रुद्र उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो खुद के कदम पीछे कर चुपचाप खड़ी हो गई। उसे ऐसे पीछे कदम करते देख रुक्मणी जी समझ गई कि उसे कहीं ना कहीं तो बुरा जरूर लगा है, पर वो दिखा नहीं रही है, और काजल की ऐसी हरकत पर गुस्सा भी आया, पर अभी वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुप रह गई। फिर अगले दिन रुद्र को लेकर सभी घर आ गए, और रुद्र को रुक्मणी जी और काजल दोनों तरफ से पकड़ के उसके कमरे में ले गई और बेड पर लिटाते हुए काजल बोली, आंटी जी मैं रुद्र के पास ही रहती हूँ। इस पर झट से रुक्मणी जी बोल पड़ी, नहीं काजल बेटा आप यहाँ पर नहीं रह सकती है, क्योंकि आप भी कल से बहुत ज्यादा थक गई है। अब एक बार जाकर आप भी फ्रेश हो जाइए, तब तक रुद्र भी थोड़ा आराम कर लेंगे। इस पर काजल भी बिना बात बढ़ाए चली गई, और रुक्मणी मन ही मन बोली, अब आपको रुद्र से दूर होना पड़ेगा काजल, क्योंकि आप हमारे रुद्र के लिए नहीं बनी है। ये बात आपको कुछ दिनों में मैं एहसास दिलाकर रहूंगी। आपको रुद्र की ऐसी हालत होने के बाद भी उतना दुख नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। आप सिर्फ ये बात मान ली है कि आप हमारे रुद्र से प्यार करती है। असल में ऐसा नहीं है, और इसके लिए अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे रुद्र और उस लड़की को करीब लाया जाए, उनके दिल में एहसास जगाया जाए। हमारा रुद्र भी तो यही मानकर बैठा है कि वो काजल से ही प्यार करता है, पर जब मेघना को तकलीफ होती है तो उसके लिए परेशान होने लगता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।